हाँ तो बच्चों, फोर्थ हम लोग आज फोर्थ लेक्चर देख रहे हैं रिप्रोडक्शन का। और इसमें अभी तक हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 डिफरेंट मोड्स देखे। फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बर्डिंग। सब आपको समझ में आया? कोई क्वेश्चन इसके अंदर? नहीं। अब हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों, ये समझने से पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि वेजिटेटिव क्या होता है, प्रोपगेशन की क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आया, इसका मीनिंग हमको क्लियर नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूं। बच्चों, कोई भी एक प्लांट है, कोई एक प्लांट आप देखते हैं तो किसी भी प्लांट के 2 तरह के पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक को बोलते हैं हम वेजिटेटिव पार्ट। क्या बात समझ में? क्या आपने कभी प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे? क्या प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपने कभी देखे? किसी ने? प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसी ने नहीं देखे? प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर। क्या आपने फ्लावर्स देखे? वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। यस। प्लांट जब अपनी नंबर बढ़ाना चाहता है, जब प्लांट पैदा होता है, मतलब प्लांट किससे शुरू होता है? सीड से। ये सीड हमने बोया, सीड जर्मिनेट होता है और वो अपनी सबसे पहले अपनी ग्रोथ करता है। तो वो अपने अंदर की सारी चीजें, और जब वो काफी बड़ा हो जाता है, एक पर्टिकुलर एज है, उसकी टीनेज आ जाती है, तो टीनेज पर उसकी बॉडी में से निकलते हैं फ्लावर्स। फ्लावर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स? क्यों उगाता है प्लांट फ्लावर? एक ही काम है उसका, रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर उगाता है। तो आप लोगों को नहीं पता था कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होते हैं? नहीं पता था किसी को भी? छोटे क्लास से पढ़ा होगा आपने फ्लावर का, सारी गाइनेशियम, पिस्टिल सब पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने इस तरह से सोचा नहीं। आपको पता है ना कि जैसे हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में भी, और हमारी बॉडी में कोई दूसरे ऑर्गन्स हैं जो दूसरे काम करते हैं। सिमिलरली प्लांट के स्पेशल ऑर्गन्स जो सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, वो कौन है? फ्लावर। अब मेरी बात सुनिएगा, फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट्स है प्लांट के, उनका काम रिप्रोडक्शन करना नहीं है, उसका काम सिर्फ उस प्लांट को जिंदा रखना है, उस इंडिविजुअल को जिंदा रखना है। तो उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हुए बताओ? फ्लावर के अलावा प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं? रूट्स, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस। ये सब क्या है? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट। अब आप समझ जाओ सिंपल सा, जब प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन करने लग जाए तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्या बात समझ? प्लांट की रूट तोड़ी और क्या डाली, रूट से नया प्लांट उग गया, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट की लीफ तोड़ी और लीफ से प्लांट उग जाए तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट यदि सीड से उग रहा है, सीड से, जैसा अभी लाइन ने पूछा, सीड से प्लांट उगता है तो कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सीड तो बनाया था फ्लावर में। लेकिन फ्लावर के अलावा प्लांट के ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स, इन द रूट्स, इनसे यदि नया प्लांट उग जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या आपने ऐसे किसी प्लांट को उगाते हुए देखा है? आप सबने उगाए भी होंगे। मनी प्लांट तोड़ा और आपने पानी डाला, उग गया। रोज। अच्छा, रोज, ये जो अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टेक्निक्स है, उनके नाम अलग अलग है। एक का नाम है कटिंग, कट करते हैं, उगाते हैं, कटिंग। एक होती है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है बेटा, कि जैसे नींबू है, लेमन, तो लेमन में क्या करेंगे, हम यहां खड्डा खोदेंगे, उसकी जो ब्रांच है उसको आधा उसके अंदर डालेंगे और आधा बाहर निकाल के रखेंगे और फिर उसमें मिट्टी ढक देंगे। और थोड़े दिनों बाद देखेंगे जहां मिट्टी ढकी थी ना ब्रांच में, वहां से रूट्स निकलने लगी। फिर इधर उसको काट देंगे और ये नया प्लांट तैयार हुआ। ये कहलाती है लैंड ड्रेनेज, जिसमें लैंड पे लाके उसको उगा रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका और हो सकता है कि ब्रांच इतनी टाइट है कि उसको नीचे करेंगे तो टूट जाएगी, तो वहां हम क्या करते हैं, जो ब्रांच है उसी को छील देते हैं, उसकी बार को उतार देते हैं। छीलने के बाद उसके ऊपर मिट्टी लगा देते हैं, प्लास्टिक से बांध देते हैं। थोड़े दिनों बाद देखेंगे, और पानी देते रहते हैं, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वहां से रूट्स निकलने लगते, और फिर उसको काट देंगे, नया प्लांट तैयार।
इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है बच्चों? ग्राफ्टिंग एक मॉडिफिकेशन का तरीका है। जैसे मेरे घर पे रेड फ्लावर, रेड रोज है, और कि मेरा फ्रेंड है उसके पास येलो रोज है, तो मैं चाहता हूं कि नहीं यार, मेरे ही फ्लावर में एक ब्रांच पे येलो हो गए, एक ब्रांच पे रेड हो गए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी जो ब्रांच है उसकी इसी ग्राफ्टिंग वी शेप में काट दी जाती है, उसकी बड वहां से काट दी जाती है, और इसको हम वहां पर डाल के, इसको यहां डाल के अच्छे से इसको बांध देंगे, पूरा कर देंगे, तो ये ब्रांच उसका पार्ट बन जाती है। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब क्या है बच्चों? ये हॉर्टिकल्चर की प्रैक्टिसेस है, बागवानी की। आप लोग जानते हो इसमें भी बहुत अच्छा करियर होता है। कई लोग बहुत अच्छे से इस तरह के नए नए तरह के प्लांट डेवलप करते हैं। तो क्या आपको, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्या आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझ में आया? अब ये दिमाग में उतारना है कि यार सर ने पढ़ाया, मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको पूछना है। तो आपका कंसेप्ट मैं आपको बताऊं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को आपको समझ में क्या आना चाहिए। यदि शॉर्ट में बोलना चाहूं मैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं। तो आपको पता चल गया, रूट्स, स्टेम। बच्चों अभी पोटैटो की बात की थी खुशी ने। पोटैटो क्या है? प्लांट का स्टेम है। अब उसका स्टेम होने के बावजूद वो जमीन के अंदर उगता है। गाजर, मूली, ये सब रूट्स है, लेकिन ये स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है वो। तो ये जो पोटैटो है, उस पोटैटो के ऐसे आप कट मार दो, और जिसके अंदर एक एक आई बोलते हैं ना उसको, वो हो, तो उनको हम अलग अलग जगह उगाएं, तो एक पोटैटो से हम बहुत सारे पोटैटो उगा सकते हैं। क्या हम इसमें पोटैटो का सीड इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हम पोटैटो इस्तेमाल कर रहे हैं, और पोटैटो स्टेम है। तो इस तरह से पोटैटो उगाना क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों ऐसी एक लीफ के बारे में आपकी बुक में दे रखा है, आपको बकायदा डायग्राम दे रखा है। उस लीफ का नाम है ब्रायोफिलम। आपने कभी ऐसी लीफ देखी क्या? वेरी गुड। ये मोटी सी लीफ आती है बच्चों, इसको नॉर्मल हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा बोलते हैं। देखिए आप लोगों ने, बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता, छोटा ही होता है, और एकदम मोटी सी लीफ आती है। देखिए आपने रुचि, और हाँ बेटा कड़वी होती है, खाई तो नहीं मैंने, लेकिन कई लोग कहते हैं किडनी में जब स्टोन होता है तो इसको पीते भी है, इसका जूस। हाँ, तो ये पत्थर चट्टा क्या होता है? इसकी खास बात क्या है? इसकी लीफ तोड़ के नीचे गिर जाए तो इसकी लीफ के जो इसे नॉचेस है, वहां से नया प्लांट उग सकता है। लीफ से नया प्लांट उग जाता है। दिखाया भी रखा आपकी बुक में, दिखा रखा है। तो ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बताओ कितना मामूली सा कंसेप्ट है, समझ जाओगे तो आपको कुछ रटने की भी जरूरत नहीं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीव्स, grow into new individual, give birth to new individual, that is known as vegetative propagation। क्या आपको बात समझ आई? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट उगाना अच्छा है या सीड से प्लांट उगाना अच्छा है? दोनों में से अच्छा कौन सा है? क्यों? आपने अपने आप बताते हैं, तो मेरे को बताइए क्यों अच्छा है बेटा? पहली बात किरण ने बताइए, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड बनाना ही बंद कर दिया, तो उनके लिए तो एक ही तरीका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पहला एडवांटेज, सम प्लांट्स हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू ग्रो सीड्स, सो देयर प्लांट्स, these plants can only be reproduced through vegetative प्रोपगेशन। पहला। दूसरा, 3 एडवांटेज है, ये पहला बताया। दूसरा एडवांटेज बताओ। अरे इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा मैं बताऊं? बताया बिल्कुल सही है। द प्लांट्स विच ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर अर्लियर। हाँ, अच्छा हम करते हैं मनी प्लांट उगाओ, तोड़ा और ये डाल दिया, और एक में हम मनी प्लांट का सीड डालेंगे। अब हम वेट करेंगे, ये सीड धीरे धीरे 10 दिन में तो जर्मिनेट होगा, फिर इसके अंदर से, और यहां ये तो डालते ही फटाफट ग्रो कर रहा है। इस पर फ्लावर और फ्रूट्स इसकी तुलना में काफी जल्दी लगेंगे, जल्दी फास्टली होगी। समझ रहे हो ना आप लोग? यदि हम थुएर उगाना चाहते हैं तो थुएर का बीज डालेंगे तो कब उगेगा वो, और हम यदि उसको काट के लगातार लगा देते हैं तो हम देखते हैं बहुत फास्टली ग्रो कर जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का दूसरा फायदा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं उन पे फ्लावर और फ्रूट्स जल्दी उगते हैं, बजाय कि जो सीड से उगेंगे। तीसरा फायदा, वेरी गुड,
किरण ने बिल्कुल किताब के लैंग्वेज से बताया है। थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन वी कैन गेट जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट। अब इसका मतलब आपको समझाना चाहूंगा मैं, सुनिएगा बच्चों। मेरे दोस्त हैं, उनके खेत में जामुन उगा हुआ है और मैंने उसका जामुन खाया, मुझे बहुत मीठा लगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं वैसा ही जामुन मेरे खेत में उगाऊं। तो यदि मैं सीड डालूंगा ना, तो सीड क्या होता है कि मेल है फीमेल है दोनों के कैरेक्टर लेके आता है। तो सीड से जो प्लांट ग्रो करेगा वो उसका एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। हो सकता है वो इतना मीठा नहीं, लेकिन जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगाऊंगा, मैं उसी की डंठल लेके उसको यदि उगाऊंगा तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि उसका पेरेंट था। क्या आपको बात समझ में आई है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 3 फायदे हैं। पहला फायदा, वी कैन गेट जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट। हमको बिल्कुल जेनेटिकली वैसा ही प्लांट चाहिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो वेरिएशन ज्यादा आएंगे, बदलाव आ जाएंगे। लेकिन यदि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करोगे तो बिल्कुल वैसा का वैसा प्लांट मिलेगा, ऑलमोस्ट 99.9। दूसरा फायदा है कि जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं उन पर फ्लावर और फ्रूट्स जल्दी लगते हैं। और तीसरा फायदा है कि जो प्लांट्स सीड बनाना भूल चुके हैं, सीड बनाना जिन्होंने बंद कर दिया है, उनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये 3 एडवांटेज हम लोगों ने पढ़े वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टॉपिक ओवर हो गया। क्या आपके मन में समझ में आया आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फायदे क्या हैं? ये 2 क्वेश्चंस बनेंगे और कुछ एग्जांपल्स। ऐसे प्लांट बताओ जो लीव से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है। ब्रायोफिलम लीव दे रखी है ना, स्टेम से करता है, रूट से करता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? चले अब छठा नेक्स्ट है बच्चों, जो हमारी बुक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट मोड दे रखा है, वो है स्पोर फॉर्मेशन। तनिष ने मुझे पूछा भी था कि स्पोर फॉर्मेशन नोट्स में नहीं है, क्योंकि मैंने वो पेज देना भूल गया था, फिर मैंने वापस डाला। देखा आप लोगों ने वो? बच्चों स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है अब वापस समझेंगे, बहुत सिंपल सा है। इसके लिए अपन समझने के लिए अपन ये कर सकते हैं कि ब्रेड होती है ना, एक ब्रेड लाएं और यहां रख दें, ठीक है, थोड़ी सी गीली कर दें और रहने दें। हम देखेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्या होगा बताओ ब्रेड पर? फंगस लग जाएगी। अब आप सोचो, अब सब यही कह रहे थे और कुछ कह रहा था कि चूहा खा जाएगा या हम खा लेंगे सब। तो यदि हम देखते हैं रोटी या आपके घर पे कोई जूता है, बारिश के दिनों में रह जाता है, उसके ऊपर क्या जम जाता है? लेदर के शूज है तो क्या जम जाती है? फंगस। या ब्रेड है, उस पर आप बहुत जल्दी रह सकते हैं, नहीं? तो ये जो फंगस है, ये फंगस कैसी आई इस कमरे के अंदर, जबकि कमरा तो एकदम साफ है हमारा, बिल्कुल क्लियर। तो फंगस इसलिए आई आपके किचन में भी, क्यों आई? क्योंकि हवा में बहुत छोटे छोटे स्पोर्स फंगस के उड़ते ही रहते हैं, भले आप कितनी भी हवा क्लीन रखो। और ये स्पोर नॉन लिविंग की तरह हवा की तरह उड़ते रहते हैं, और उड़ते हुए ये जब किसी ऑर्गेनिक चीज पे, खाने या लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले से रिलेटेड चीज पे जब गिरते हैं तो वहां पर उनको फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है। मॉइस्चर होना चाहिए, गीलापन होना चाहिए, मॉइस्चर होता है और हल्का सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, तो वहां पर वो जर्मिनेट। अब ऐसा स्पोर एक आगे गिरा, यहां पे ये ब्रेड है और यहां गिरते इसने ये हाइफी बनाए और ये ग्रो करने लगा। ये ग्रो करता है और फिर वापस आगे इस तरह के हाइफी से ये ऐसे लंबे लंबे रेशे निकालता रहता है, और आपको नीचे डायग्राम दे रखा है, ऐसे ग्रो करता है। जब ये इस तरह से ग्रो करता है, आप लोग देख सकते हैं बच्चों, वैसे ही जैसे कि आपकी ग्रास उगती है, आप अपने लॉन में छोटी सी ग्रास लगाएंगे, आप देखोगे वो धीरे धीरे फैलती जाएगी, होता है ना? ऐसे ही ये फंगस ग्रो करता है। जब ये काफी ग्रो करके इसको लगता है कि हाँ अब हम ब्रेड को अच्छे से खा रहे हैं, काफी नंबर बढ़ गया, तब इनको लगता है कि नहीं अब हमारा नंबर बढ़ाना जरूरी है। तो इसमें एक स्पेशल और ऐसा ऑर्गन निकलता है, ऐसा लंबा, जिस पर ऊपर एक बॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोल स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरेंजियम। ये स्पोर बनाने वाला ऑर्गन है, इसलिए इसका नाम है स्पोरेंजियम। सिंगुलर हो तो, यदि ऐसे 3-4 हो तो हम बोलेंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम सिंगुलर और स्पोरेंजिया प्लूरल। क्लियर?
ये स्पोरेंजियम क्या करेंगे, अब इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या बनेंगे, स्पोर्स। और जब ये पूरी तरह से बन जाएंगे, ये हो जाएगा बस्ट, फट जाएगा और सारे स्पोर्स हवा में, अब ये उड़ेंगे। मतलब कहानी जहां से शुरू हुई थी वापस वहां गए, अब ये हवा में उड़ते रहेंगे बहुत देर। अब ये ढूंढेंगे कहीं ऑर्गेनिक, जहां ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा वापस वहां एक स्पोर सेटल डाउन होगा, वहां पर वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा और पूरी तरीके से अपनी ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने का वापस वो स्पोरेंजियम बनाएगा और स्पोर्स बनाएंगे। इस तरह से फंजाई, ये कौन करता है ऐसा, फंगस। फंगस जो होते हैं ना, फंजाई मेंबर, वो इस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। दे रखा आपकी बुक में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने, क्या आपको समझ में आया, ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि आज ज्यादा समझ में आया होगा आप लोगों। राइजोपस वो मेंबर है, फंगस का नाम है राइजोपस, ठीक है ना, नाम दे रखा है आपको, पढ़ सकते हो आप, क्या लिखा है, ठीक है। आराम से इसकी रीडिंग कीजिएगा, अभी मैं आपको टाइम भी दूंगा रीडिंग करने के लिए। तो आप समझिए बच्चों, आज हम लोगों ने पहला पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के दो पार्ट हैं, एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर, इसके बारे में हम जस्ट नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसमें हम फ्लावर कैसे करते हैं, कैसे उगते हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। फ्लावर होता क्या है, कैसे। और अभी हमने पढ़ा वेजिटेटिव पार्ट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्शन करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, और इस तरह से जो प्लांट उगते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाते हैं। उसके उगने से तीन फायदे हैं। पहला, हमको एग्जैक्ट कॉपी मिलती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट मिलता है। दूसरा, इस पर फ्रूट्स और फ्लावर जल्दी उगते हैं, दे बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर अर्लियर। एंड थर्ड, जो प्लांट्स सीड बनाने की प्रोसेस लॉस कर चुके हैं, नहीं करते हैं, सीड नहीं बनाते हैं, वो इसी तरह से उगाए जाते हैं। ये इसके तीन एडवांटेज है। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन, ये फंगस में होता है, राइजोपस में आपको यह बता रखा है। स्पोर्स हवा में इस तरह से उड़ते रहते हैं, हवा में, पानी में, कहीं भी। और फिर जब ये किसी को ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा, वहां पर ये अपनी ग्रोथ करते हैं। इस तरह को हम हाइफी बोलते हैं, हाइफन बनाते हैं, ठीक है ना, और धीरे धीरे उस पर बढ़ते हैं। और फिर जब ये नंबर बढ़ाने के लिए स्पोरेंजियम बनाते हैं, स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स रिलीज होंगे, अगेन इस तरह से वो अपनी साइकिल रिपीट करते रहेंगे। ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा बच्चों। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ये 5 तरीके, हम 6 तरीके हम लोगों ने देखे। हमारी किताब में बकायदा 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में दे रखे। ओके, मैं बुक से बार बार आपको जोड़ता हूं ताकि बुक में आपको इजी रहे कि जब भी आप रिवाइज करो तो याद रखे सर ने क्या पढ़ा है ना बच्चों। एक बात और है जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, हमारी बुक में भी दे रखी है, फिर येलो वाले में दे रखी है, वो है टिश्यू कल्चर। आइए मैं थोड़ा टिश्यू कल्चर के बारे में भी आपको समझा रहा हूं। बच्चों क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे हैं, हम कहीं गए जंगल में, हमने प्लांट, और हमने ऐसा प्लांट देखा जो रेयर, ऐसा प्लांट हमने कहीं देखा ही नहीं, बहुत रेयर है। अब बहुत रेयर और बहुत सेंसिटिव प्लांट होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये तो धीरे धीरे इस अर्थ पे गायब हो जाएगा, तो हम उस प्लांट को आर्टिफिशियली हमारी तरह से ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, उस प्लांट के किसी पार्ट की कुछ सेल्स लेते हैं, सेल्स को हम एक पेट्री डिश में, आर्टिफिशियल लेबोरेटरी के अंदर एक पेट्री डिश में डालते हैं, और वहां पर सेल्स फास्टली ग्रो करें, छोटा सा पार्ट लिया है, और सेल्स फास्टली ग्रो करें, उसके लिए हम उसमें शुगर सॉल्यूशन, हार्मोन, सब एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखते हैं, तो वो सेल्स लगातार ग्रो करके, जो हमने कम सेल्स ली थी, वो ग्रो करके बहुत बड़ा मास बन जाता है, पूरा पूरा बड़ा का बड़ा। इसको बोलते हैं कैलस। इसको क्या बोलते हैं, कैलस, जो आपने पूछा। ये जो कैलस है, अब इस कैलस से हम जितने चाहे उतने प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी थोड़ी सेल्स ली, आर्टिफिशियल लिया, तो इससे रूट्स बनी, स्टेम बनी, नया प्लांट। हम इससे बहुत सारे प्लांट, अलग अलग जो भी है उसका, उस प्लांट को हम प्रिजर्व करके जब चाहे तब उससे हम प्लांट बना सकते हैं। क्या आपको बात समझ में? इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर शब्द क्यों बोल रहे हैं इसको हम? क्योंकि हमने सेल्स का ग्रुप लिया, वो टिश्यू है, और उसको एक कल्चर, कल्चर का मतलब होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट देना जिसमें वो ग्रो कर सके, फास्टली ग्रो कर सके, उसको हम बोलते हैं कल्चर, टिश्यू कल्चर।
तो ये भी हमारा कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्यारे बच्चों, हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बहुत सारी बातें देखी। एक बात और है जो शायद हमारी बुक में नहीं दे रखी है, वो है क्लोनिंग। प्रांजल, कभी क्लोनिंग के बारे में सुना आपने? नहीं सुना? आपकी 8th क्लास की बुक में था और पीछे एक डायग्राम दे रखा था और वहां पर क्लोनिंग किसकी बता रखी थी? एक शिप की, एक भेड़ की। क्या आपको पता है उस शिप का क्या नाम था? डॉली। क्या नाम था? डॉली। क्या हुआ था, वो कैसे किया था? बच्चों, एक शिप थी और उसकी हमने एक सेल ली। कोई मेल शिप फीमेल शिप कुछ नहीं, एक ही शिप, उसकी एक कुछ सेल्स ली और हमने उसको आर्टिफिशियली बना के और बनाया, मतलब उसका क्लोन तैयार कर दिया। क्लोनिंग बात समझ में है आपको? क्लोनिंग मतलब मेरी क्लोनिंग तैयार करेंगे तो कोई मेल और फीमेल नहीं चाहिए, मेरी बॉडी की कुछ सेल्स लेंगे और उसको ग्रो करेंगे। तो बच्चों, जब क्लोनिंग बनती है तो बिल्कुल मेरे जैसा ही इंडिविजुअल बनेगा, मेरी कॉपी बनेगी। फिर अभी हम लोगों ने बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है। तो यदि हम किसी की कॉपी बनाना चाहते हैं एग्जैक्ट, तो हम क्लोनिंग कर सकते हैं। सुना है कभी क्लोनिंग शब्द नाम आप लोगों ने? कहीं कंप्यूटर में भी कभी कॉपी करने के लिए क्लोन वर्ड यूज करते हैं, मतलब उसके जैसा ही सेम होता है, हम उसको क्लोन कहते हैं। तो ये वर्ड हो गया क्लोनिंग। आपने कहा सुना क्या कुछ? सॉरी, क्लोन वाले फोन आते हैं? क्या होता है उसमें? अच्छा, वेरी गुड। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि बड़े बड़े जो ब्रांडेड फोन हैं, उनके जो सक्सेसफुल मॉडल हैं, तो वो तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो उसी की डमी कॉपी जैसे फोन आते हैं, उनको बोलते हैं क्लोन, है क्या नहीं? और वो सस्ते होते होंगे, पर फीचर वैसे दिखाते होंगे, पर उसमें जो क्वालिटी मेंटेन की गई है वैसी उनमें नहीं होती होगी, इसलिए वो सस्ते होंगे। तो हम पर है फीचर एक जैसे, तो हम उसको बोलते हैं क्लोन। क्लोन मतलब क्या हुआ? बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला, सिमिलर। तो क्लोनिंग क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो हम लोगों ने लेबोरेटरी में किया। ये नेचुरली नहीं होता है, हम लोगों ने लेबोरेटरी में ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ह्यूमन के साथ अभी एक्सपेरिमेंट करना अलाउ नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कोई ह्यूमन लेयर उसकी एक सेल करके डेवलप करके देखें तो क्या होगा। हो सकता है कोई अलग तरह का बन गया और बेचारे को उसको दुख हो रहा है, उसको दर्द, और हम लोग उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हम उसको पूरी तरह से डेवलप भी नहीं कर पाए, फिर मारना पड़ेगा। तो अभी तक ह्यूमन फिटस पे, ह्यूमन पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट की लीगल परमिशन नहीं होती। आप करना चाह रहे हो? आपकी करवानी है क्लोनिंग? किसकी क्लोनिंग कराना चाह रही है? तेरी? ये कम है क्या? तो 3 4 5 और चाहिए तो क्या होगा? पूरी क्लास में 90 ही बैठी होगी। हाँ, तो आपको समझ में आया क्लोनिंग? क्लियर? तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा बच्चों। ये सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमारा पूरा हो गया। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर खास बात क्या होती है? 2 बातें खास होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे आपके भूमि आपके दिमाग में आए ना, तो आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए। पहला, इसमें सिंगल पेरेंट है, एक ही इंडिविजुअल है, 2 लोग मिलकर बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं, सिंगल इंडिविजुअल है ना, इसलिए इसको एसेक्सुअल बोलते हैं। और दूसरी इसकी खास बात होती है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम से कम होते हैं। कहीं आपने ये सुनेंगे कि नहीं वेरिएशन होते ही नहीं है, तो ये गलत है। वेरिएशन होते तो हैं, लेकिन कितने होते हैं? बहुत कम। 99.9% एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक है? तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है और वेरिएशन समझते हो सभी? ऑफस्प्रिंग और पेरेंट दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन कम से कम। दैट्स इट। ओके, तो आज हम इतना काफी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? लाइव पूछना चाहता है तो? ऑफलाइन पूछना चाहते हैं? चलिए, ओके, बाय।